हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 18 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के करंट अफेयर्स में क्या खास है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज, फिर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। आज हमें एक रिपोर्ट पे डिस्कशन करना है, वो देखेंगे। नासा ने एक नया क्रेटर का फोटो भेजा है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस रेडी किया गया है, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और यूएई ने एक नया वीज़ा लॉन्च किया है, उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखेंगे। एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में, और लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डन इतनी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं उन सारे स्टूडेंट की जो पहली बार आ रहे हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। सो पीडीएफ लेने का एक सिंपल सा और एकमात्र तरीका है, वो है मेरा टेलीग्राम। आप सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA 247, पूजा जैन CA 247। तो आप मेरे टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक जो इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपके आने वाले सीपीओ के एग्ज़ाम के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो PYQ मैंने पढ़ाए हुए हैं, हिस्ट्री के सभी शिफ्ट के, उसके अलावा साइंस के सभी शिफ्ट के, और पॉलिटी के, तो ये PYQs 2022-23 के CGL और JEE के क्वेश्चन अवेलेबल है और क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये वीडियोस आप देख लो, जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन से पोर्शन आपको पढ़ने चाहिए और क्या लेवल है आपके क्वेश्चन का। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम आज का इम्पॉर्टेंट डे। तो आज हम दो इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहला है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, या फिर जिसको हम HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे के नाम से भी जानते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, 1 दिसंबर को हम एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं और अभी यहाँ पर वैक्सीनेशन की बात हो रही है। सो वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे या वैक्सीन डे हम 18 मई को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस दिन की शुरुआत के बारे में। तो इस दिन की शुरुआत 1998 में हुई थी। क्यों? क्योंकि पहली बार इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन ट्रायल हुआ था 1997 में। ठीक है, इसकी थीम अभी तक रिवील नहीं की गई थी। जब मैं सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स को जब पढ़ा रही हूँ, तो अभी तक तो इसकी रिवील नहीं की गई है थीम। हाँ, वीकली करंट अफेयर्स कल हम डिस्कस करेंगे, तब मुझे अगर इसकी थीम मिलती तो आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगी। अब बात करते हैं 25th इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस, जो कि 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में जर्मनी में होने वाली है। ठीक, नेक्स्ट है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे जो आर्किटेक्ट हैं, हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन और कल्चर को लोगों को एडुकेट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। ठीक है, इस दिन की शुरुआत 1977 में हुई थी और इस दिन की शुरुआत इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने की थी, जिसका हेड ऑफिस आपको पेरिस, फ्रांस में देखने को मिल जाता है। थीम क्या है? म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। इस साल आपको इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा 1977 से इस दिन को हम मना रहे हैं। तो 2020 में क्या हुआ था? 2020 में ये जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, उसको इंटीग्रेट कर दिया गया और कहा कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशन का, उनको भी डिफरेंट पैरामीटर्स को उनके प्रमोट करोगे। तो आपका जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है वो 3 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रमोट करता है। गोल नंबर 3 ग्लोबल हेल्थ एंड वेलबींग, गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन एंड गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड। तो इसको भी प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे के साथ। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा ब्लॉक दिख रहा है, जिसमें आपको कुछ नोटेबल म्यूजियम्स देखने को मिल रहे हैं इंडिया के, जैसे कि नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में मिल जाएगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में भी है और बेंगलुरु में भी है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी भी कोलकाता में है, एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली में है। ये कुछ नोटेबल म्यूजियम है जो कि इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, और आज के जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है कपिल सिब्बल। इनका नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा, क्योंकि ये राज्यसभा में MP भी हैं। ठीक,
कपिल सिब्बल इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल बन गए हैं। पहली बार नहीं बन रहा है, ये इनका 4th टाइम है, चौथी बार प्रेसिडेंट बन रहा है। इसके पहले 1995, 1996 में, 1997 से 1998 में और 2001 से 2002 के बीच में ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, और ये किसे सक्सीड कर रहा है, किसको इन्होंने ओवरटेक किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सीनियर एडवोकेट अदीश सी अग्रवाल को ये रिप्लेस कर रहा है। अब यहाँ पे 2 दिन मतलब कुछ दिन पहले, आई थिंक 1 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आया था। क्या था वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें हम 1/3 सीट्स को रिजर्व करते हैं फॉर वीमेंस। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी में। इसका रीजन दिया गया स्टेटस ऑफ वीमेन इन द हायर जुडिशरी। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक, जब से सुप्रीम कोर्ट का इंसेप्शन हुआ है तब से अभी तक 268 जजेस को अपॉइंट किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इनमें से केवल 11 ही आपको फीमेल जज देखने को मिलेंगी इन सुप्रीम कोर्ट। और पहली तो आपको पता ही है कि जस्टिस फातिमा बीबी पहली वीमेन जज थी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया था इन 1989, और आज तक कोई भी फीमेल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस मतलब CJI नहीं बनी है। यहाँ पर बोला जा रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंगली हमारे जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनमें लगभग 35% आप देखेंगे कि वीमेंस काम कर रही हैं। वहीं अगर हाई कोर्ट में परसेंटेज देखेंगे तो केवल 13% ही जो हाई कोर्ट की जजेस हैं उनमें 13% ही वीमेंस का कंट्रीब्यूशन है, और केवल 15% ही हमारे पास ऐसी लॉयर है जो कि वीमेन है और प्रैक्टिस कर रही हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट। डन। चलिए अब अगली पर्सन, इनको आप डबल स्टार, 7 स्टार, 5 स्टार, जितने स्टार लगाने लगा लीजिए, ये क्वेश्चन किसी सेट में मिलेगा। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ मालती जोशी के बारे में, जिन्हें मीरा ऑफ मालवा कहा जाता है। अच्छा, कोई यहाँ पर MP से बिलोंग करता है जो भी करंट अफेयर्स देख रहा है? MP, तो MP वालों आने वाले समय में जो भी MP का व्यापम, कांस्टेबल, SI व्हाटएवर पेपर होने वाला है ये नाम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मीरा ऑफ मालवा इन्हें कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने मतलब जो इनकी अपब्रिंगिंग हुई है वो इंदौर में हुई है तो ये महाराष्ट्र से, लेकिन इनका बचपन कहाँ बीता है? इंदौर में बीता है, इसलिए इन्हें मीरा ऑफ मालवा भी कहा जाता है। तो मालती जोशी शी पास्ड अवे रिसेंटली, और ये एक ऑथर थी, स्टोरी टेलर थी, और इन्हें 2018 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इनकी कई सारी स्टोरी और प्ले दूरदर्शन में आपको देखने को भी मिलेंगे, जैसे कि 7 फेरे सीरियल जो कि टेलीकास्ट होता था दूरदर्शन में, जिसको प्रोड्यूस किया था जया बच्चन ने, जो कि बेस्ड था मालती जोशी की स्टोरी पे। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, सीनियर IPS ऑफिसर AYV कृष्णन एंड N वेणुगोपाल अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर इन CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमारी कंट्री की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है। इसमें CBI में 2 नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। वो 2 नए डायरेक्टर कौन है? AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल हैं। अब हम बात करते हैं CBI के बारे में। तो CBI का फॉर्मेशन एक कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद हुआ था। मैं बात कर रही हूँ संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। इस कमेटी का फॉर्मेशन 1962 से 1964 के बीच में हुआ था, और उसी की रिकमेंडेशन के बाद CBI का फॉर्मेशन हुआ था। डन। अब जैसे कि मैंने कहा था 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। पहला है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। रिसेंटली 2024 का एडिशन सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का पब्लिश किया गया है, जिसमें पूरे ग्लोब की, पूरे वर्ल्ड की 2000 यूनिवर्सिटीज को लिस्ट किया गया है, और इन 2000 की लिस्ट में इंडिया की एंट्री कितनी है? तो 64 आपको इंडियन यूनिवर्सिटीज देखने को मिल जाएंगी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो IIM अहमदाबाद है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद इंडिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी या बेस्ट इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, जिसकी पूरी वर्ल्ड में रैंकिंग 410 नंबर पे है। वर्ल्ड में रैंकिंग कितनी है? 410 नंबर पे है, लेकिन इंडिया में ये टॉप पर है। डन इतनी चीजें। अब थोड़ी सी बातें इस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं।
तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2012 में स्टार्ट हुई थी और इसको स्टार्ट किया था नदीम महासेन ने, जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाती है। बेसिकली 4 पैरामीटर्स होते हैं रैंकिंग करने के लिए। कौन कौन से? आप कितना रिसर्च वर्क करते हो, आपके यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, फैकल्टी का क्वालिफिकेशन या फैकल्टी का लेवल क्या है, और आपकी क्वालिटी ऑफ फैकल्टी के बाद आप बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि आप कितना प्लेसमेंट देते हो अपने स्टूडेंट को। तो इन 4 पैरामीटर्स पे सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है। इसमें 64 एंट्री इस साल भारत की है और भारत में टॉप इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद आपको देखने को मिलेगा। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का हेडक्वार्टर आपको UAE में देखने को मिलेगा। अब वर्ल्ड की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो 13 कॉन्जिक्यूटिव ईयर 13वीं बार लगातार टॉप पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे टॉप 5 ग्लोबल यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। वहीं अगर बात करें टॉप 5 इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में, तो टॉप पर आपको कौन सा मिल जाएगा? IIM अहमदाबाद, जिसकी रैंकिंग 410 नंबर पे है वर्ल्ड में। फिर है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैदराबाद। डन इतनी चीजें। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे, विच इज ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024 ग्रिड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या बताती है कि किसी भी वजह से, जैसे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कोई वायलेंस हुआ है, हिंसा हुई है कहीं पे, या कोई नेचुरल कंडीशन हुई है, वेदर फिनोमिना हुआ है कि साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया या वोल्केनो इरप्शन हो गया, तो कितने लोगों का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है इंटरनली। इंटरनली डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि आप किसी कंट्री में रह रहे हो और उसी कंट्री में एक शहर से आप दूसरी जगह या दूसरे स्टेट में मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया कि नंबर ऑफ पीपल जो है इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, उनकी काउंटिंग इंक्रीज हुई है। एंड 2023 में जो नंबर ऑफ पीपल थे जो कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं वो 75.9 मिलियन है, ठीक है। इतनी चीजें। अब इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज हो रहा है का क्या मतलब है कि पहले मैक्सिमम लोग जो डिस्प्लेस होते थे वो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ वेदर होते थे, लेकिन 2022-23 में जो हमने ट्रेंड देखा कि मैक्सिमम लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकॉज ऑफ द वायलेंस। जैसे कि आप देखते हैं कि आपका साउथ सुडान में हिंसा हो रही है, या फिर आपका गाजा स्ट्रिप में लोग मर रहे हैं तो वो भी डिस्प्लेस होते हैं, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो काफी सारे लोग इफेक्ट तो होते ही, तो वो सारे लोग क्या होते हैं? डिस्प्लेस्ड होते हैं। तो इस रिपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिला कि टोटल नंबर ऑफ पीपल 75.9 मिलियन है 2023 में जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं, और इन टोटल में से 68.3 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की वजह से हुआ है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जब से इस रिपोर्ट की स्टार्टिंग हुई है, मतलब जब से इंसेप्शन हुआ है, तब से ये हाईएस्ट नंबर है। हाईएस्ट नंबर है कि सबसे ज्यादा लोगों का यहाँ पर जो इंटरनली डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस हुआ है। और उसमें भी टॉप पर कौन है? तो टॉप पर मिलेगा सुडान, सुडान के बाद सीरिया, सीरिया के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कोलंबिया एंड यमन आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। डन इतनी चीजें। अब रीजन वाइज भी एनालिसिस हम देख लेते हैं। रीजनल एनालिसिस क्या कहता है कि सबसे ज्यादा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कहां पर देखा गया? तो आंसर हो जाएगा सब सहारन अफ्रीका। आपका वो माली, चाड या जो साहिल रीजन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे, वहां पर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड का 46% इंटरनली डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं, जहां पे इंडिया भी इंक्लूड है, साउथ एशिया में लोवेस्ट डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है और टोटल फिगर कितना है? 3.7 मिलियन। तो टोटल 3.7 मिलियन लोगों का इंटरनली डिस्प्लेसमेंट हुआ है। उनमें से भी जो 3.6 मिलियन लोग हैं उनका डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन में नंबर ऑफ साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आते हैं, या हीट वेव होती है, जब गर्मी पड़ती है तो लोग माइग्रेट हो जाते हैं या डिस्प्लेस हो जाते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग, लगभग 1 मिलियन लोगों का ही डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा साउथ एशिया में बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब साउथ एशिया में आपको पीस, शांति देखने को मिलेगी। अब इंडिया का ट्रेंड भी समझ लेते हैं। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में कहा गया है कि इंडिया में देखो पूरा जो साउथ एशिया है, पूरे साउथ एशिया में 69,000 लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, और उनमें से 67,000 लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इंडिया में हुआ है मणिपुर में, मणिपुर की हिंसा के बाद। And it is the highest number of displacement triggered by the conflict and violence in India since 2018.
आइए अब इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन करता है इसको पब्लिश। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट एक एनुअल रिपोर्ट है, एवरी ईयर इसे पब्लिश किया जाता है बाय द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। बात करते हैं एक मिसाइल के बारे में। एक्चुअली 2 मिसाइल न्यूज में है, एक है फतेह 2 मिसाइल, और फतेह 2 मिसाइल को रिसेंटली टेस्ट किया है पाकिस्तान ने। एक और मिसाइल जो न्यूज में है उसका नाम है बुलावा मिसाइल, और ये मिसाइल बेसिकली रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी मिलिट्री को दी है, मिलिट्री की पावर को और इंक्रीज करने के लिए। तो किसकी मिसाइल है ये? रशिया की मिसाइल है, और ये आपकी न्यूक्लियर वॉर हेड को कैरी करने में कैपेबल है। इसको आप सबमरीन से लॉन्च कर सकते हो, और ये आपकी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो रेंज है वो 8300 किलोमीटर की आपको रेंज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेटो ने इसको रिपोर्ट किया है एज अ SSN-32। ठीक है, और ये रशिया की सबमरीन लॉन्च इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। इसे मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया है, और ये 3 स्टेज सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपेल्ड मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो। सभी लोग आंसर करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुलावा मिसाइल। हाँ जी, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? It is a submarine launch ballistic missile which is developed by DRDO. It is capable of carrying nuclear warhead and it has a 3-stage solid and liquid head stage in the missile. देखिए सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये रशिया की मिसाइल है तो DRDO क्यों डेवलप करने लगा? तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड एंड थर्ड, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इजी था। चलो अब बात करते हैं इंडियन आर्मी सेट अप हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी इन लद्दाख। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी को रेडी किया गया है, कहां पर? लद्दाख में, बाय द इंडियन आर्मी। क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे LOC और LAC एरिया में कई सारे टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। T-90 टैंक है, अर्जुन टैंक है। अब इतने हाई एल्टीट्यूड में, इतने एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में इनको रिपेयर करने की जरूरत भी तो होती है। तो रिपेयरिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। 2 रिपेयरिंग फैसिलिटी बनाई गई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पे बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है, The Indian Army built 2 of the world's highest tank repair center so that these armored units can keep working. These sites are located in the Neoma and the DBO sector, जो कि LAC के पास है, और इनकी हाइट 14,500 फीट पर आपको देखने को मिल जाएगी। डन। अब आप इस मैप में LAC देख सकते हो, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ये पूरी जो लाइन आपको चाइना और इंडिया की बॉर्डर दिख रही है, यही आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, ये पूरी लाइन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन से? एक है वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, डन। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न सेक्टर, तो वेस्टर्न सेक्टर में ये डिस्प्यूटेड एरिया आपको देखने को मिलता है, जिसको हम अक्षय चिन्ह के नाम से जानते हैं। ये आपका वेस्टर्न एरिया है। फिर अगर हम सेंट्रल सेक्टर की बात करते हैं, तो इसमें आपको ये अगेन कुछ डिस्प्यूटेड एरिया देखने को मिलेगा आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, मिडिल सेक्शन में। और अगर हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगेन आपको डिस्प्यूटेड एरिया देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन रिवाइज इंडियाज 2024 इकोनॉमी ग्रोथ प्रोजेक्शन। देखिए जनवरी 2024 में यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, और उसमें कहा था कि भारत की जो ग्रोथ है FY24 में वो 6.2% रहेगी। फिर इन्होंने देखा कि यार भारत में तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, भारत तो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो अपनी जो फोरकास्टिंग थी इन्होंने रिवाइज कर दी। और यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि FY24 में भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो कितनी होगी? 6.9% होगी FY24 में, मतलब 2024 में, और 2025 में ये ग्रोथ 6.6% रहेगी। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, India's economy is forecast to expand by 6.9% in 2024 and 6.9% in 2025. इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड की फोरकास्टिंग भी की है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रोथ क्या रहेगी। तो इनके अकॉर्डिंगली 2.7% रहेगी 2024 में, और 2.8% 2025 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर GST काउंसिल ने एक फैसला लिया है। ठीक है, एक्चुअली हमारी कंट्री में जो पान मसाला ब्रांड्स होते हैं या जो टबैको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं,
वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जो भी पैकेजिंग कर रही हैं, जो भी उनका इनपुट है, आउटपुट है, कहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये हर साल कई सारी इलीगल तरीके से ट्रेडिंग भी कर देते हैं और इलीगल तरीके से ये टैक्स को चोरी करने का भी काम करते हैं। तो टैक्स की चोरी को रोकने के लिए और इलिसिट ट्रेड को रोकने के लिए यहाँ पे जीएसटी पोर्टल ने 2 नए फॉर्म इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर पान मसाला एंड टोबैको मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो जीएसटी पोर्टल इंप्लीमेंट मशीन रजिस्ट्रेशन फॉर पान मसाला एंड टोबैको मैन्युफैक्चर टू कर्ब इवेशन। यहाँ पे 2 फॉर्म है। पहला फॉर्म है फॉर्म नंबर 1। फॉर्म नंबर 1 में है कि आप जो भी आप ओनर है और पान मसाला फैक्ट्री को चला रहे हैं, तो आपके पास कई सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होंगी जो कि पान मसाला को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, उनको पैकेज कर रहे होंगे। तो आप अपनी सारी के सारी जो फैक्ट्री रनिंग है उनकी डिटेल आप भरिए। अगर आप कोई नई मशीन लेकर आते हैं तो 30 डेज के अंदर उस नई मशीन की भी एंट्री कीजिए, और पुरानी कोई मशीन है जिसको आप डिस्पोज कर देते हैं तो उसको भी अपडेट कीजिए। पहला फॉर्म। सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लाया गया है कि आप मंथली इनपुट और आउटपुट कितना है आपका, आप मंथली उसे मेंटेन करेंगे। मंथली आपको मेंटेन करना है, हर एक महीने की 10 तारीख से पहले आपको इसे मेंटेन करना है, और 15 मई से ये पोर्टल इफेक्ट में आ चुका है। तो आई थिंक आपको ये पोर्टल समझ में आया होगा। जीएसटी फॉर्म 1, जीएसटी फॉर्म 2 आपको समझ में आ गए होंगे। डन। चलिए अब बात करते हैं डीपी वर्ल्ड के बारे में। और डीपी वर्ल्ड एक ग्लोबल लॉजिस्टिक फर्म है पूरे वर्ल्ड में, और वेयर हाउस फैसिलिटी एंड पावर हाउस प्रोवाइड करने का काम ये करता है। तो डीपी वर्ल्ड ने लार्जेस्ट फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन तैयार किया है। कहाँ पे? इंडिया में, चेन्नई में, जिससे तमिलनाडु की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो डीपी वर्ल्ड अ ग्लोबल लॉजिस्टिक पावर हाउस has launched its largest free trade warehouse zone in Chennai, India, जो कि लगभग 6 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। एंड फर्दर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि इसका एक्सपांशन किया जा सकता है, जिससे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, फार्मा, आपका इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस। तो रिसेंटली जापान ने डेवलप किया है वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस का एक प्रोटोटाइप, जिसकी स्पीड 20 टाइम्स बेटर है, 20 टाइम फास्टर है 5G से। ये 1 सेकेंड में 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड से काम कर सकता है। आपका ये जो नया 6G टेक्नोलॉजी पे बेस्ड डिवाइस है, जो कि 20 गुना ज्यादा है 5G से। ठीक है, इसको तैयार किसने किया है? तो यहाँ पे जापान की कुछ लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज हैं, जैसे कि आप DOCOMO देख सकते हैं, एनटीटी कॉर्पोरेशन, NEC कॉर्पोरेशन एंड द फुजीत्सु। ये कुछ टेलीकॉम कंपनीज हैं जिनके नाम आपको याद नहीं रखने, बस इतना याद रखना है कि जापान की कोई लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज हैं जिन्होंने वर्ल्ड का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस लॉन्च किया है, जो कि 20 टाइम फास्टर है 5G इंटरनेट से। टर्न। चलिए अब बात करते हैं रशिया के बारे में। रशियाज कॉन्ट्रोवर्शियल ऑयल एंड गैस डिस्कवरी इन ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी। देखिएगा, जो अंटार्कटिक एरिया है वो आपको पता है कि पूरा स्नो से कवर है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस, रिसर्च सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे लगातार वो लोग रिसर्च करते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी डिफाइंड टेरिटरी की इस पर्टिकुलर एरिया में आप रिसर्च करो, इस पर्टिकुलर एरिया में आप रिसर्च करो। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश टेरिटरी थी उसमें रशिया की एक शिप ने क्या किया है? ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी की है। ठीक है, तो रशिया ने क्लेम किया है कि हमने एक मैसिव ऑयल एंड गैस रिजर्व को डिस्कवर किया है इन ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी। ठीक है, जो कि एरिया प्रोटेक्टेड है अंडर द 1959 अंटार्कटिक ट्रीटी। अब ये ट्रीटी क्या कहती है? ट्रीटी ये कहती है कि आप यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सप्लोरेशन नहीं करोगे। अगर आपको ऑयल मिल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप भूल जाओ कि कुछ मिला है। आप इस एरिया में कोई भी एक्सप्लोरेशन नहीं करोगे। ये एरिया केवल पीसफुल रिसर्च के लिए है, ना ही कोई अपनी ट्रूप्स को यहाँ पे डिप्लॉय करेगा, ना ही, क्योंकि ये पूरा आर्मी फ्री जोन है। ठीक है, क्योंकि ये क्लाइमेट के लिए सही नहीं है कि आपका बचा हुआ वही एरिया है, वहां पर भी आप ड्रिलिंग करना शुरू कर दोगे तो फिर तो हो गया काम। ठीक है, तो लेकिन ये बेसिकली अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 का एक एरिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, रशिया ने कहा है कि यहाँ पर हमें 511 बिलियन बैरल ऑयल मिला है, जो कि लगभग 10 गुना ज्यादा है अभी तक नॉर्थ सी में जितना भी हमने 50 सालों में ऑयल निकाला है, उसके कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा यहाँ पर आपको रिजर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ सी के बारे में बात हुई है, तो नॉर्थ सी की लोकेशन पता होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका ब्रिटेन हो गया पूरा, ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का एरिया हो गया। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है यही आपका नॉर्थ सी कहलाता है। ठीक है, तो नॉर्थ सी के साथ कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं, नॉर्वे, बेल्जियम,
जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क और स्कॉटलैंड, ये कुछ कंट्रीज हैं जो नॉर्थ सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट, नासा कैप्चर्ड इन यांग क्रेटर। देखिएगा ये इन यांग क्रेटर है और इसको रिसेंटली नासा की जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसने रिसेंटली इस पिक्चर को क्लिक करके अर्थ स्टेशन पे भेजा। ये कहाँ पर आपको देखने को मिला? ये आपको माउंट नेमरुत टर्की में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? ये होल आपको माउंट नेमरुत टर्की में देखने को मिलेगा, जो कि एक डोरमेंट आपको वॉल्केनो का पार्ट है, मतलब सोया हुआ वॉल्केनो है। लेकिन बहुत पहले इसमें इरप्शन हुआ था, लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि फ्यूचर में कभी भी इरप्शन हो सकता है। तो ऐसे वॉल्केनो को हम डोरमेंट वॉल्केनो के नाम से जानते हैं। ये माउंट नेमरुत टर्की में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और 9672 फीट टॉल आपको ये देखने को मिल जाएगा। बेसिकली जब यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट टकराई थी तो उसके बाद ये वॉल्केनो इरप्शन देखने को मिला था। 1650 तक ये एक्टिव था, लेकिन अब ये सोया हुआ है। लंबे समय से इसमें कोई भी इरप्शन देखने को नहीं मिला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट है और ये आपकी नीचे वाली जो है ये आपकी अरेबियन प्लेट है। इनके बीच में जब टक्कर हुई थी ना, उसके बाद इस वॉल्केनो का फॉर्मेशन किया गया था, मतलब हुआ था फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस क्रेटर को देख सकते हैं। इस क्रेटर का जो ईस्टर्न पोर्शन है उसमें वॉल्केनो इरप्शन कम हुआ है एज कंपैरिजन टू द वेस्टर्न पोर्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में पानी भी भर गया है। पानी भरने के कारण एक लेक का फॉर्मेशन हो गया है, जो कि है लेक वॉन। लेक वॉन आपको टर्की में ही देखने को मिलती है। ठीक है, जनरली हमने अपने वॉल्केनोस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब अब गायब हो चुके हैं, अब कभी विस्फोट होगा ही नहीं। एक्टिव जिनमें लगातार विस्फोट होता रहता है, और डोरमेंट जो सोए हुए हैं लेकिन कभी भी जाग सकते हैं, कुंभकर्ण के समान। ठीक है, ऐसा बोल दीजिए। तो डोरमेंट वॉल्केनो इज वन ऑफ दैट इजंट एक्टिव और इरप्टिंग राइट नाउ, बट जियोलॉजिस्ट बिलीव इट कुड इरप्ट अगेन इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो, माउंट फ्यूजी, माउंट रेनियर, ये कुछ वॉल्केनोज है। माउंट की, ठीक है, ये कुछ वॉल्केनो है जो कि डोरमेंट वॉल्केनो है। अब यहां से मुझे करंट अफेयर से स्टैटिक क्वेश्चन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं ऐसे निकालूंगी। ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो मे बिकम एन एक्टिव वॉल्केनो। माउंट किया इज एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वॉल्केनो। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट। तो पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, मतलब दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्यूमा। प्यूमा इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है एक डील, किसके साथ? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बन गया है प्यूमा इंडिया। मतलब जो भी अपकमिंग इवेंट, चाहे वो डोमेस्टिक इवेंट हो, इंटरनेशनल इवेंट्स हो, आपका किस फील्ड में, ट्रैक एंड फील्ड, जेवलिन थ्रो हो गया, मैराथन हो गई, रिले रेस हो गया, तो उस सब में किट, हमारे एथलीट को किट कौन प्रोवाइड करेगा? प्यूमा करेगा। अब यहाँ पे कुछ आपको प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे। इन प्लेयर्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो सेंटर में खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये है नीरज चोपड़ा, सभी को पता है जेवलिन थ्रो से है। फिर किशोर कुमार जैना जेवलिन थ्रो से है। पारुल चौधरी जिनका रिलेशन स्टेपल चेस से है। शुभा वेंकटेशन, इनका रिलेशन 4x400 रिले से है। मुरली श्रीशंकर का रिलेशन लॉन्ग जंप से है। ज्योति यारजी हडल रेस से है। प्रियंका गोस्वामी रेस वॉक से एसोसिएटेड है। एंड जैस्मिन एल्ड्रिन लॉन्ग जंप से है। तो ये कुछ पर्सन है, इनका नाम और उनकी स्पोर्ट कैटेगरी हमें पता होनी चाहिए। डन। चलिए बात करते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में। पहला क्वेश्चन है, Recently, which institute discovered an eco-friendly solution for treating muddy river water? Muddy river water को ट्रीट करने के लिए एक सोल्यूशन बनाया है। किसने बनाया है ये सोल्यूशन? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम ने इसको रेडी किया है। ठीक है, कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार किया है एक इको फ्रेंडली सॉल्यूशन, जिसका नाम क्या है? सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक ऑफ मेम्ब्रेन्स, जिसमें मडी वाटर को ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द ऑपरेशन लॉन्च बाय द उत्तराखंड पुलिस। अभी एक्चुअली केदारनाथ धाम यात्रा हो रही है और केदारनाथ धाम यात्रा को सक्सेसफुली कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पर उत्तराखंड की पुलिस ने एक ऑपरेशन रुद्रप्रयाग में लॉन्च किया है। उस ऑपरेशन का नाम आपसे पूछा गया है, क्या नाम है? तो ऑपरेशन
सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना सिक्किम में है। अभी कुछ दिन पहले मैंने लॉन्च किया, बताया था आपको कि इंडियन आर्मी ने सिक्किम के लोगों की मदद करने के लिए सद्भावना ऑपरेशन को लॉन्च किया था। ऑपरेशन मर्यादा इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ऑपरेशन है जो रिसेंटली न्यूज में थे, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा, पढ़ लेना वहां से। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्चुअली कुछ बच्चों ने मैसेज किया था स्लो, यार इससे ज़्यादा स्लो ना मैं नहीं पढ़ा सकती, मुझे नींद आने लगेगी। मतलब ये मेरी मिनिमम स्पीड ही है, ठीक है? तो प्लीज़ यार आप स्पीड को खुद से कम कर लो अगर पॉसिबल हो सके तो। ये मेरा मतलब मिनिमम है, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं इससे ज़्यादा स्लो नहीं पढ़ा सकती, ठीक है? ये बात आप मान लीजिए। Okay, recently, who has been honored with the Global Excellence Award 2024 for outstanding contribution in education? तो यहाँ पर ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है कंट्रीब्यूशन करने के लिए एजुकेशन फील्ड में? तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रकांत सतीजा। चंद्रकांत सतीजा इनका नाम है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंबई में रिसेंटली इनको ये अवार्ड मिला है। ये फाउंडर है किसके? चंद्रा एडमिशन के। बेसिकली इन्होंने बच्चों को काउंसलिंग की कि कौन से कोर्स में आपको इनरोल होना चाहिए, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो इस तरीके से काउंसलिंग के लिए बेसिकली मोस्ट ट्रस्टेड एडमिशन कंसल्टेंट के रूप में इनको अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है होम ग्राउंड लॉजिस्टिक सर्विस प्लेटफॉर्म पोर्टर हैज बिकम द ब्लैंक यूनिकॉर्न इन इंडिया ऑफ 2024। तो 2024 में वो कौन सी कंपनी, मतलब पोर्टर जो कंपनी है वो किस नंबर की यूनिकॉर्न बन गई है? तो आंसर है 3rd नंबर की। आप लोग ने पोर्टर को जरूर देखा होगा, जब हमें पैकर्स एंड मूवर्स की जरूरत होती है, ऑन डिमांड ट्रक्स की जरूरत होती है, तो ये पोर्टर देखने को मिलेगा। एंड पोर्टर इंडिया में 2024 में 3rd नंबर का यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न वो कंपनीज होती हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है, ठीक है? अब यहाँ पे पहले देखेंगे आप, जैसे कि ओला का एक एआई वेंचर है कृत्रिम, ये भी आपका एक यूनिकॉर्न कंपनी है। वहीं अगर आप एक फिनटेक फर्म की बात करते हैं जिसका नाम क्या है? पेरफ्यूज, और ये भी आपका एक यूनिकॉर्न कंपनी है। अब पोर्टर के फाउंडर कौन है? 2014 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। प्रणव गोयल, उत्तम डीगा एंड विकास चौधरी आपको पोर्टर के फाउंडर देखने को मिल जाएंगे। डन। नेक्स्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स has recently launched a new visa program offering long term residency, मतलब 10 साल तक आपको रेसिडेंसी प्रोवाइड की जा रही है टू इंडिविजुअल who significantly contribute to environmental protection and sustainability effort. What is the name of this visa? तो समझिएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक नया वीजा लॉन्च किया है और 10 सालों की ये रेसिडेंसी प्रोवाइड करता है उन सारे लोगों को जो क्लाइमेट चेंज के डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करते हैं, इनोवेशन करते हैं या काम करते हैं। तो इस वीजा का नाम क्या है? ब्लू रेसिडेंसी वीजा। क्या नाम है? ब्लू रेसिडेंसी वीजा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं और यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द यूएई, जैसे कि अबू धाबी कैपिटल है, दिरहम करेंसी है, इसे भी पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली 7 मई को हमने नेशनल इंडेंजर स्पीसीज डे मनाया। इसकी थीम क्या थी? थीम पूछी जा रही है। हाँ जी, आंसर करेंगे। तो सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। गुड। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज वॉन द सीनियर वीमेंस एनएफसी राजमाता, मतलब नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो गया कि राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का रिलेशन किससे है? आपका फुटबॉल से एसोसिएटेड है। और रिसेंटली कौन सा राज्य जिसने हरियाणा को डिफीट करके इस ट्रॉफी को जीता है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर इज द राइट आंसर। ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये किशोर भारती क्रीड़ांगन कोलकाता में आपको देखने को मिलेगा। मणिपुर ने हरियाणा को यहाँ पे हराया है और ये 28 नंबर की सीनियर वीमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप थी जिसका नाम था राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। डन। बस इतनी चीजें बस याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। कौन बन गया भाई प्रेसिडेंट? आज ही हमने देखा, कपिल सिब्बल इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। विच कंपनी हैज साइन अ डील विद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया टू बिकम इट्स ऑफिशियल किट स्पॉन्सर। कौन बन गया? ये भी आज ही का क्वेश्चन है। प्यूमा इंडिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक। इन मेंस जेवलिन थ्रो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप। इनका बेस्ट थ्रो क्या था जिसके कारण इन्हें गोल्ड मेडल मिला? तो आंसर क्या है? 82.27 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था। इसके अलावा आप एक और नाम यहाँ पे याद रख सकते हैं, अनिमेश कुजरू का, जिन्हें 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल मिला है फेडरेशन कप कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में।
डन। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। यहाँ पे मैंने रिसेंटली भीष्म प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। इसमें जो भीष्म का फुल फॉर्म है वो आपको बताना है, ठीक है। भीष्म का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। कल संडे है तो डेली करंट अफेयर्स नहीं होगा, लेकिन हाँ वीकली करंट अफेयर्स हम डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके। इसके अलावा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। सो टेक केयर।